चलिए, हाँ तो मैं क्या बोला, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन बोलने से आपका यहाँ पे याद रखेंगे दास प्रथा, पहले पर बात करेंगे दास प्रथा। तो दास प्रथा सबसे ज्यादा विकसित हुई आपके कहाँ पे, हमारे यहाँ पे गुप्त वंश में, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा, अपने पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री या दूसरी विवाह करने वाली स्त्री, उनको क्या बोलते थे, पुनर्मु। क्या बोलते थे, पुनर्मु। जब भी आपके सती प्रथा का प्रारंभ हुआ आपके गुप्त वंश में, ठीक है, जिसका हमको जानकारी मिलता है भानुगुप्त के एरन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एरन अभिलेख किसने खुदवाया बोलने से आपका भानुगुप्त, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, सामाजिक जीवन। तो देखो सामाजिक जीवन में हम जब मेष में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सामाजिक जीवन में पहला हमारा खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, वस्त्र एवं आभूषण, स्त्रियों की दशा, विवाह, शिक्षा और आपका मनोरंजन, ये सब के सब सामाजिक जीवन है ना। इसको मेज में पकड़ लिखाऊंगा, एकदम पास लिखेंगे ना, ऐसा लिख के आकर एक नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। अभी तो लोग पिघले पढ़ रहे हैं, इस तरह चीजों को पूरा पॉइंट नोट नहीं किया हूँ, उसको हम जब मेज में लिखेंगे तो कैसे भी क्लासिफाइड करना है, जैसे लोग जी रहे नॉर्मल जीवन कुछ भी लिखना है, और कुछ नहीं है। मैं बोला ना, केवल अनुभव ही क्या करता है आपको सक्सेस दिलाता है, ठीक है। और वैसे पढ़ने से आपका जो एग्जाम पास कर दोगे फिर भी याद रहेगा। अब आता है शिक्षा। तो देखो उस समय आपके जो मौर्य शासन था, तो मौर्य साम्राज्य के समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था आपका तक्षशिला। याद रखेंगे ना, क्वेश्चन पूछा है कई बार, देखा कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत में सबसे पहले शिक्षा का केंद्र कहाँ था, तक्षशिला। लेकिन जैसे गुप्त वंश आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, बिहार के नालंदा में एक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं कुमारगुप्त ने। और जब कुमारगुप्त ने जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया तो भारत में भी सॉरी आपके जो है गुप्त वंश में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन के उभरा आपका नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो दूसरा विश्वविद्यालय भारत का दूसरा विश्वविद्यालय बने नालंदा, पहला तक्षशिला और तीसरा आएगा विक्रमशिला, वो आएगा राजपूत काल में, ठीक है। पहले आया मगध साम्राज्य में तक्षशिला, गुप्त वंश में आएगा आपका और आपका राजपूत काल में। देखो हम लोग जो है प्राचीन इतिहास को तीन भाग में बांटते हैं, एक हो गया मगध साम्राज्य, फिर हो गया आपका गुप्त साम्राज्य, फिर आएगा राजपूत साम्राज्य। तो तीनों साम्राज्य में अलग अलग विश्वविद्यालय बना, मगध साम्राज्य में आपका तक्षशिला, गुप्त साम्राज्य में नालंदा, जबकि राजपूत काल में आएगा विक्रमशिला, ठीक है। अब देख लेना कभी चीजों को ऐसा क्लास अपने से कर दिया करो क्लासिफाइड, ताकि चीजें लंबा समय तक याद रहे, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था कुमारगुप्त ने, ठीक है। चलिए अब आते हैं आर्थिक जीवन। देखो एक हो गया धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन में क्या किया, मंदिर का निर्माण किए। सामाजिक जीवन में रहन सहन, खान पान, स्त्रियों की दशा, ठीक है। मतलब स्त्रियों की दशा क्या थी, अच्छी थी बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि वो लोग भैया अपने पति को छोड़कर दूसरा विवाह करने का अधिकार था, मतलब अच्छी रही होगी, है ना। चलो आर्थिक जीवन, अब देख लेते हैं आर्थिक जीवन कैसा था। तो इस काल में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए गए, याद रखेंगे ना, सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का कौन से वंश में चलाया गया, बोले आपका गुप्त वंश, ठीक है। हमारे जो है आपके भारत में जो है सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किस चलाया, आपके गुप्त लोगों ने, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में आपका सोने का सिक्का चलाने का श्रेय जाता है आपके गुप्त लोगों को। सर्वाधिक तांबे का मुद्रा, सर्वाधिक तांबे का मुद्रा, देखो सोने का मुद्रा और आपके तांबे का मुद्रा दोनों का ज्यादा प्रसार हुआ आपके गुप्त वंश में, याद रखेंगे, ठीक है। सोना और तांबा, ठीक है। और चांदी का सिक्का जो आया उन्होंने, उसका नाम था रूपक, ठीक है, याद रखना। चांदी के सिक्का को रूपक बोलते थे और सोने के सिक्का को दिनार, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाया गुप्त लोगों ने, जबकि और तांबे का मुद्रा का प्रचलन भी किया था हमारे आपके गुप्त लोगों ने, ठीक है। ये देखो सोने के सिक्के को बोलते दिनार, जबकि चांदी के सिक्के को रूपक। क्वेश्चन पूछा गया है गुप्त वंश में सोने के सिक्के को क्या बोलते थे और चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे। तो चांदी का सिक्का रूपक, जबकि आपने सोने के सिक्के को दिनार के नाम से जानते थे, ठीक है। ये हो गया इन लोगों क्या था आर्थिक जीवन। अब व्यापार, तो व्यापार के लिए उस समय देखो भारत इतना बताया, भारत अपने आप में इतने विकसित अवस्था में थी, उस समय भारत के संसाधन इतने उत्तम अवस्था में थे, वहां पे जो है आप जो है जबरदस्त, मतलब क्या बोला कि कोई मतलब हर चीज का उत्पादन भारत में हो रहा था। वहां पे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग अपने क्या थे, अपने विकसित अवस्था में थे, ठीक है ना। हम बोलो ना सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, और जो है आपका मतलब आदान प्रदान करते थे हम लोग, है ना, विनिमय माध्यम था लेन देन का, वहां पर मुद्रा नहीं था पहले, तो क्या करते थे वस्तुओं का विनिमय करते थे।
लेकिन यहाँ पे तो मुद्रा आ गया, तो मुद्रा से हम लोग लेने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे दो आपका सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग था, आपका दो बंदरगाह थी। एक था आपका हमारे यहाँ पे पूर्व में ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह बोले तो कोलकाता बंदरगाह जो अभी है वो क्या था, आपके पूर्व का बंदरगाह, ठीक है। मतलब इधर के जो देश थे उनसे व्यापार करने के लिए इधर आपका क्या था, बंदरगाह था, समुद्री मार्ग। जबकि इधर आके पश्चिम में आपका जो है व्यापार करने के लिए इधर आके गुजरात में था आपका भृगुकच्छ बंदरगाह। क्या था, भृगुकच्छ बंदरगाह, ठीक है। याद रखेंगे दो बंदरगाह हमें प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। इन्हीं आपके बंदरगाहों से जो है उस समय भैया हमारे भारत नदियों का जाल है ना, और सब नदियां आपस में मिल करके आपके समुद्र में आके मिलती है। तो यही जहाँ पे मिलती है वहीं पे बंदरगाह बना दिया, जैसे गंगा नदी है तो गंगा नदी पूरा इधर मगध साम्राज्य से होते हुए बहते हुए आता था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, देखो एक तरफ ऐसा है गंगा नदी, अब गंगा नदी पूरा ऐसे आके मिलेगी ऐसे कोलकाता बंदरगाह में, तो लोग क्या करेंगे, इस नदी को एक व्यापार का माध्यम बना लेंगे, ठीक है। और इधर आपको भृगुकच्छ, ठीक है, इधर भी आपका क्या है, नर्मदा नदी है, ऐसा आके आएगी, ठीक है। तो ऐसे हम नदियों का एक माध्यम बनाएंगे और नदियों का माध्यम बनाएंगे और हम समुद्र को एक माध्यम बनाएंगे। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत उस समय भी अपने आप के विदेशों से व्यापार करते थे और उनकी व्यापारिक व्यवस्था एकदम सुदृढ़ थी। मतलब इस समय हम लोग बोल सकते हैं कि भारत अपने जो है आर्थिक अवस्था में, ठीक है, आर्थिक अवस्था के हिसाब से क्या थे, विकसित अवस्था में थी, ठीक है। चलिए अब देखो ये तो हो गया आपका व्यापार। अब आते हैं कृषि, ठीक है। कृषि, खीर या सील, यह भूमि जिसे जोती नहीं जाती थी, ऐसी भूमि जिसमें हम लोग जोती क्या करते नहीं करते थे, उसको बोलते थे खीर या सील। याद रखेंगे ना, गुप्त काल में ऐसी भूमियां जिसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो अभी एक वो आता है झूम कृषि, उसमें क्या करते हैं, या देखो क्या करते हैं, जंगल को लगभग जला देते हैं। हमारे भैया लोग करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मतलब अपने जो जमीन है उसको जुताई नहीं करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि यदि हम जमीन को जोतेंगे मतलब हम क्या करें, धरती माता के सीने में हल चला रहे हैं, तो वो लोग क्या करके आग लगा देते हैं और अनाज को छीन देते हैं ठीक है। वहां पे क्या करते हैं और मतलब वहां पे अनाज छीन देते हैं और उससे जो पैदा होती है पैदावार उसी को अपने उपज के रूप में ग्रहण करते हैं। वैसे ये है कि बिना जुताई किए खेत में क्या करना, अनाज की बुआई करना और भूमि उत्पादन का उपभोग करना, इसको बोलते हैं खीर या सील, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया खीर या सील क्या है, वो ऐसे नहीं पूछेगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा खीर या सील क्या है। अब डालेगा वो लिख पाएगा, बाकी लोग पार हो जाएंगे, खीर या सील क्या है, कोई खीर जब बात कर जाएगा ना, ऑप्शन ऐसे रहता है ना भाई, वो लोहे का खीला ऐसा से रुक तो आपने खील बोलेगा तो अरे वो खीला नहीं बोल रहा होगा बोलेगा, ठीक है। लेकिन यह खील या सील संबंधित आपका भूमि से, इससे संबंधित है भूमि से, ठीक है। चलिए देखो ये हो गया आपका आर्थिक जीवन। अब आता है कला और कौशल। अब देखो यहाँ पे हमारे कला और कौशल का विकास कैसे होता है आपके गुप्त काल में। बोला ना हम लोग क्या पढ़े आपका गुप्त संस्कृति, क्या पढ़े हैं, गुप्तकालीन संस्कृति। तो गुप्तकालीन संस्कृति हम लोग पहले देखा आपका धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन में देखा आपका 7 मंदिर देख लिए, फिर आया सामाजिक जीवन में सती प्रथा, दास प्रथा और पुनर्भोग को देख लिए। उसके बाद हम लोग आए आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन देख लिया आपका सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का। उसके बाद हम लोग देख लीजिए क्या आपका खीर या सील। अब देखते हैं कि कला और कौशल मतलब कैसे गुप्त काल में हमारे भारतीयों के अंदर एक कला विकसित होती है और कौन कौन सा कौशल है ना, कौन कौन सा कौशल उनके अंदर जो है आपका विकसित होना शुरू हो जाता है और कैसे भारत पूरे विश्व में अपना एक अलग अस्तित्व बनाता है और कैसे विदेशियों को भारत में आक्रमण करने के लिए मजबूर कर देता है, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े विद्वान हुए हमारे भारत में, उनमें से एक थे, देखो पहला पार्ट है साहित्य, कला कौशल। मतलब साहित्य भी क्या है, कला है, कौशल है भैया। हर कोई साहित्य या कविता लिख सकता है, वो क्या है, कला है, कौशल है, उनकी क्या है, क्वालिटीज है। उनमें से एक थे हमारे कालिदास। कौन थे, कालिदास। इस जो कालिदास है, इन्होंने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। याद रखना क्या बोलते हैं, शेक्सपियर। आपके भारत का शेक्सपियर कौन है, बोले थे आपका कालिदास। याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है ना। भारत का आपके जो है शेक्सपियर के नाम जानते हैं हमारे कालिदास। इन्हीं कालिदास ने जो है आपके संस्कृत में 6 रचनाएं की है। पूरे जो इनकी भाषा क्या थे, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में इन्होंने रचना किया पहला मेघदूतम, ऐसे याद रखना है, मेघदूतम ऋतुसंहारम, मेघदूतम ऋतुसंहारम कुमार संभवम। ऐसे पूरा 6 का 6 क्वेश्चन पूछा गया ना, इनमें से रचना कौन सा कालिदास का नहीं है ऐसा पूछेगा, ठीक है।
तो मेघदूतम ऋतुसंहारम कुमार संभवम रघुवंशम, ऐसे याद रखें, कैसे याद रखेंगे, मेघदूतम ऋतुसंहारम, मेघदूतम ऋतुसंहारम कुमार संभवम रघुवंशम, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, क्या, अभिज्ञान शकुंतलम मालविकाग्नि मित्रम, हो गया पाठ, साच है, ठीक है। क्या बोला, मेघदूतम ऋतुसंहारम कुमार संभवम, तीन बचा देखिए, मेघदूतम ऋतुसंहारम कुमार संभवम रघुवंशम, चार बचा रखो ना, ऋतुसंहारम, देखो अपना मेघदूतम ऋतुसंहारम, ठीक है, फिर आपका कुमार संभवम रघुवंशम, चार हो गया, फिर आपका अभिज्ञान शकुंतलम और आपका मालविकाग्नि मित्रम। इनकी 6 रचना पूरा संस्कृत में है और कई बार मुझसे पूछा है इनमें से कौन सा रचना कालिदास में नहीं है। ये हमारे गुप्त वंश से समझो, देखो कैसे हमारे गुप्त वंश में कैसे साइंटिस्ट लोग सामने आते हैं और इन्हीं के कॉन्सेप्ट को चुरा करके बाद में न्यूटन लोग क्या करते हैं, आपका गुरुत्वाकर्षण की खोज करते हैं, ठीक है। फिर बाद में बोलता है कि मेरे सर में क्या गिर गया, एप्पल गिर गया, और मैंने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का खोज कर दिया। अरे भैया, तो क्या हमारे सर में जुआ लगेगा तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, वो घर्षण होता है करके, मतलब कुछ भी ना, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट देते हैं ना, ज्यादा बोलना चाहिए ना, हम लोग भारत के जो है अपना चुराव ले गए थे गले, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट। मैं बोला ना, जब हमारे भारत में सभ्यता, महाभारत युद्ध हो चुका था, तब वहां पे सभ्यता शुरू हुई है। अरे हम हमको सिखाते हैं हम लोग को, ठीक है। उनके पास कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं है बताने के लिए, क्या करेंगे, बोलेंगे तुम्हारा गिर गया तो एप्पल गिर गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरा महान विद्वान हमारे गुप्त वंश के, एक है आपके ब्रह्मगुप्त, ठीक है। कौन है हमारे आपके, ब्रह्मगुप्त। एक हम लोग पढ़िए कालिदास, क्या पढ़िए, कालिदास। दूसरा आता है ब्रह्मगुप्त, भारतीय गणितज्ञ थे, क्या थे। अब देखो इसको बोलते हैं भारत के न्यूटन। अरे यार ऐसा बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, भारत का ब्रह्मगुप्त, इसको बोलते हैं भारत का न्यूटन। मतलब यार पहले खोज इन्होंने किया गुरुत्वाकर्षण का और इनको न्यूटन बोल दिया, तो सोचे ना, मतलब ये क्या कर रहे हैं लोग, ये हमको दबाने का प्रयास है, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा ये ऐसा सिद्ध किया गया कि हम लोग महान हैं, जबकि ब्रह्मगुप्त ने इससे पहले आपके गुरुत्वाकर्षण का खोज कर चुका था और इनको न्यूटन बोल दिया, है ना। मतलब बोलने से पहले सोचना चाहिए, उस न्यूटन को ब्रह्मगुप्त बोलना चाहिए था, ठीक है। मतलब आपका जहां जहां भी रहता है वो वहां का ब्रह्मगुप्त ऐसा बोलना था, ठीक है। तो याद रखना, न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया किसने, हमारे ब्रह्मगुप्त ने, और वो सिद्धांत दिया था आपके ब्रह्म सिद्धांतिका, ठीक है। इनका रचना है ब्रह्म सिद्धांतिका। क्वेश्चन आएगा ब्रह्म सिद्धांतिका किसने दिया, तो आपके ब्रह्म सिद्धांतिका दिया था आपके ब्रह्मगुप्त ने। किसने दिया, ब्रह्मगुप्त ने। देखो हमारे न्यूटन का बाप है ना, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, लेकिन फिर भी बेटा का नाम दे दिया बाप को, ठीक है, ये गलत है ना, इसको सुधार करना चाहिए। आदित्य योगीनाथ जी बोलते हैं ना, जो जायज है उसका नाम करना जरूरी है, ऐसा बोलते हैं ना, तो इसमें क्या करना चाहिए, वो न्यूटन को बोलना चाहिए, भारत का उसका वहां का ब्रह्मगुप्त, ठीक है, न किसको, भारत का न्यूटन बोलना चाहिए, ठीक है जी। समझ आ गया ना। तो हमारे यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया बोलने से, आपका ब्रह्मगुप्त ने। किसने दिया, ब्रह्मगुप्त ने। इनकी रचना है आपका ब्रह्म सिद्धांतिका। क्या है आपका, ब्रह्म सिद्धांतिका, ठीक है। तो न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, ब्रह्मगुप्त। याद रखेंगे ना, बहुत देखो अभी हमारे सरकार के द्वारा न्यूज पढ़ना भी, अब हमारे जो सिलेबस है उसको चेंज किया जा रहा है, अब उसमें गीता भागवत और रामायण को शामिल किया जा रहा है ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग जब हम लोग हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है इसको जब पढ़ेंगे तो बहुत बड़े बड़े विद्वान पैदा होंगे। देखना अभी क्या है सिलेबस में, उस सिलेबस में केवल आदमी को काम करना सिखा है ना, मजदूर बनाना, हर चीज में काम करना, ये करना, बिजनेस करना। अरे ससुरे को बिजनेस क्या, कुछ नहीं करना तो क्या खाओगे। सबसे पहले तो अपना दिमाग विकसित करो। यदि अपने पास दिमाग है तो आदमी दुनिया में कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। और इसको जानने के लिए सबसे पहले हमारे धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे महान महान व्यक्ति हुए हैं जो बिना किसी संसाधन के ना, अभी तो टेलीस्कोप ये वो सब चला के है लंपन, लेकिन ये लोग बिना सब यंत्रों के पूरा खोज कर दिए थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे विद्वान हुए तो हमको इस तरह से ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो आपका न्यूटन के से पहले गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया बोलने से, आपका ब्रह्मगुप्त, ठीक है। अब आते हैं आर्यभट्ट, ठीक है। ये हमारे मेष में मैथ के सिलेबस में है, ठीक है। आर्यभट्ट के जीवन पर लिखना था, मेष में आया, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो आर्यभट्ट बोलने से देखो ये हमारे क्या थे, आर्यभट्ट बहुत ज्यादा विद्वान और खगोलीय मतलब साइंटिस्ट बोल सकते हो, साइंटिस्ट बोल सकते, साइंटिस्ट थे,
ठीक है। आर्यभट्ट, याद रखें कौन आपका आर्यभट्ट, इनका रचना था आपका आर्यभट्टियम। क्या था? आर्यभट्टियम। ठीक है। दूसरा था आपका सूर्य सिद्धांतम, कहीं पे आपको आर्यभट्ट मिलेगा, कहीं पे सूर्य सिद्धांत मिलेगा। ठीक है, याद रखना है आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांतम, दशमलव प्रणाली। याद रखना दशमलव का खोज किसने किया था? इन्होंने किया था, आर्यभट्ट ने। ठीक है। सूर्य सिद्धांतम, सूर्य जो जैसे रहता सूर्य का सिद्धांत तो इन्होंने प्रस्तुत किया था। बीज गणित जो बीज पढ़ते हैं इन्होंने दिया था। आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांतम, दशमलव प्रणाली, बीज गणित और शून्यवाद। शून्यवाद का जनक बोलने से आपका आर्यभट्ट। ठीक है। खगोलविद, खगोलविद थे, गणितज्ञ थे, ज्योतिषविद थे, सब के सब थे, इतना भयंकर विद्वान थे। ठीक है। प्रथम नक्षत्र, प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक जिसने यह बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। समझ गए ना? इन्होंने पहले बता दिया था कि सूर्य क्या है? स्थिर है और पृथ्वी को चक्कर लगा रहा है। समझ रहे हो ना? इतने बड़े बड़े विद्वान के सरीखे के देश में कि ससुरे वेस्टर्न लोग आ गए और हम लोग को सिखा के चले गए इंग्लिश। ठीक है। अब हम लोग कारण क्या है, हम लोग इतना क्यों हम लोग डरते हैं? क्योंकि हमको गलत सब इतिहास पढ़ाया गया है आज तक। एक्चुअल इतिहास पे फोकस किया गया ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस इसमें डिजाइन करना था। एक इनके जो रचनाएं हैं, एक क्या है आर्यभट्ट का जो सिद्धांत क्या है, इसमें सिलेबस डिजाइन करना था। एक्चुअली हमको इसको पढ़ना था, ये क्या क्या है, तब तो हम लोग कुछ कर पाते। तो हमको क्या पढ़ाया गया? केवल आर्यभट्ट थे, उनका रचना ये है। अरे तो रचना को जाने क्या करेंगे भाई, झपटा मार के उसकी रचना के बारे में स्टडी करवाना था। दशमलव प्रणाली क्या था, आर्यभट्टियम क्या है, सूर्य सिद्धांतम क्या है, उन्होंने प्रथम नक्षत्र मतलब कैसे नक्षत्र के बारे में कैसे जानकारी अर्जित किया, सिलेबस में ये डिजाइन होना था एक्चुअल में। अब हमको पढ़ाता ये उनकी रचना है, तो क्या करें रचना को जान करके, है ना? केवल ना भैया किसी अब बोलेगा रामायण, अब रामायण को बोलेगा रामायण को लिखा वाल्मीकि ने, जान लिए हम लोग। तो रामायण में क्या है, जब तक तो नहीं पढ़ाओगे तो जानेगा कैसे कोई आदमी? तो सबसे पहले किसी को विद्वान बनाना है तो सबसे पहले इनको सिलेबस में शामिल करना बहुत जरूरी है। तब हमारे देश में ऐसे बड़े बड़े आप साइंटिस्ट पैदा होंगे। ठीक है। इसलिए हमारे जो है हमको जो इतना जो पढ़ाया गया है वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। चलिए देखो, ठीक है, उन्होंने बताया सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उनका चक्कर लगा रहा है। कितने बताया आपने? आर्यभट्ट ने, याद रखना। ठीक है। देखो भारत के प्रथम उपग्रह, हमारे भारत में प्रथम, देखो जब हमारे भारत में उपग्रह बनाया गया तो प्रथम उपग्रह का नाम इन्हीं आर्यभट्ट के नाम से रखा गया है। याद रखेंगे ना? भारत का पहला उपग्रह क्या नाम है? आर्यभट्ट। क्या नाम है? भारत के प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। ठीक है। जो कि हमारे भारत के महान साइंटिस्ट थे, खगोलविद थे, ज्योतिषाचार्य थे, सब के सब थे। मैं बोला ना, एक ऐसा विलक्षण श्रेणी के लोग हमारे भारत में थे जिनका अस्तित्व जिनके बारे में आज हमको पढ़ाया जाता अच्छा से। तो आज भारत में एक से बढ़ के एक साइंटिस्ट होते हैं। और ये दुर्भाग्य है कि जितने बड़े साइंटिस्ट होते हैं सब में जाते हैं अमेरिका में। ठीक है। क्योंकि बिल्कुल भारत में क्योंकि देखो भारत हमें सिद्धांत दिया है, आप पढ़ोगे कभी भारत लोगों को महत्व दिया नहीं गया ना। और सबसे बड़ा घातक है हमको आरक्षण। ठीक है। क्योंकि आदमी आरक्षण के चक्कर में कुछ अलग करना चाहता ही नहीं है, उनको क्या चाहिए? सब फोकट में चाहिए। अब जब सब चीज फोकट में चाहिए तो वैसी रहो फोकट में, है ना? और जो आदमी फोकट में रहता है उसको कोई वैल्यू रहता नहीं। ठीक है। वैल्यू उन्हीं का रहता है जो कुछ अलग करना चाहता है। ठीक है। आज ये भारत में थोड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है। चलिए देखो पाई का मान 3/14 होता है, ये भी बताया किसने? हमारे आपके आर्यभट्ट ने। सब के सब को याद रखना है ना? पाई का मान नहीं, 100 करोड़ तो आधा 3/1/4। ठीक है। 3.1 देखो क्या होता है? 3.14 आता है, 2.7 होता है। 100 करोड़ उसको कितना आएगा? 3.14। ठीक है। तो देखो पाई का मान 3.14 किसने बताया? हमारे आपके आर्यभट्ट ने। ठीक है। चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का भी उन्होंने जाके वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। कब आपका चंद्र ग्रहण होता है और कब आपका सूर्य ग्रहण होता है, इसको भी बताया। कब आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जाता है और कब आपके चंद्रमा और सूर्य से पृथ्वी जाता है, तो कब आपका चंद्र ग्रहण होता है और कब आपका सूर्य ग्रहण होता है, इन सब के बारे में बताया किसने? आपके आर्यभट्ट। ठीक है। समझ आ गया? ठीक है। पृथ्वी गोल है, किसने कहा था? आर्यभट्ट। किसने कहा था? आर्यभट्ट ने सिद्धांत दिया और सिद्ध किया था पृथ्वी गोल है। लेकिन बाद में बोलते हैं पृथ्वी चपटा है। मतलब
सब का पहले कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आते हैं तो वराहमिहिर, कहाँ आते हैं? वराहमिहिर। एक हो गया कालिदास, एक हो गया ब्रह्मगुप्त, एक हो गया आर्यभट्ट, अब आते हैं वराहमिहिर, ठीक है। ये भी एक क्या थे? खगोलविद थे। क्या थे? खगोलविद। सब अंतरिक्ष साइंटिस्ट था, सब देखो सब के सब भारत में पड़े हैं। और भारत आज क्या है? अंतरिक्ष से क्या है? बहुत अलग बात है, कब विकसित हुआ है ना, वो तो 1984-85 की बात होता है विकसित, लेकिन उससे पहले पूरे भारत अंतरिक्ष से पूरा ज्ञान अर्जित कर चुका था और बाकी लोग को कुछ आता लगा नहीं था, ठीक है। चलिए, तो रचना देखो, एक आपका खगोलविद थे कौन? हमारे आपके वराहमिहिर। कौन थे? वराहमिहिर। इनकी रचना है आपका बृहत संहिता। क्या है आपका? बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता है आपके हमारे आपके वराहमिहिर, ठीक है। वराहमिहिर रचना है आपका बृहत संहिता और आपका पंच सिद्धांतिका, ठीक है। याद रखेंगे क्या थे? अपना खगोलविद थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। क्या थे? अंतरिक्ष वैज्ञानिक, ठीक है, खगोलविद। सब ग्रह के बारे में स्पष्ट जानकारी अर्जित करते थे। इतना आज पढ़ते हैं, फिर कल जो बचे हुए हैं और बाकी लोग का सब पूरा क्लियर कर देंगे। तो इस प्रकार से बार बोल रहा हूँ बार बार कि आप लोग गर्व किया करेंगे, हम लोग भारतीय हैं और ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान के सरीखे के देशों में रहते हैं जिससे हमको गर्व होना चाहिए। और आवाज उठाओ, कैसा आवाज उठाओ? हमको क्या है, इन सिलेबस को पढ़ाया जाए, तभी लोग की बात इसी ना। भले अलग बात है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले बच्चे लोग जो हमारे जो भविष्य है वो लोग कुछ अलग करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज का क्लास एंड करते हैं।